बुल्ढाना जिले के ग्रामीण इलाके में ड्रोन के माध्यम से गांवठान का सर्वेक्षण कराया जा रहा है। शेगांव में राजस्व, भूमि अभिलेख और ग्राम विकास विभाग अंतर्गत ड्रोन से ये सर्वेक्षण कराया जा रहा है। बुल्ढाना जिले में खेती की जमीन का ड्रोन से सर्वे किया जा रहा है। राजस्व, भूमि अभिलेख और ग्रामीण विकास विभाग ने गाँव के जमाबंदी परियोजना के तहत ड्रोन द्वारा सर्वे शुरू कर दिया है। पहले चरण में शेगांव तहसील के 67 गाँव का चयन किया गया। इस व्यवस्था से ग्रामीणों के खेती की जमीन के किसी भी प्रकार के व्यवहार में कोई दिक्कत नहीं आएगी और जमीन का सौदा करते समय पारदर्शिता बनी रहेगी। ड्रोन से जमीन के सर्वे करने से सालों से चले आ रहे जमीन विवाद को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। यह योजना देश के कई जिलों में पहले ही लागू कर दी जा चुकी है, लेकिन अब महाराष्ट्र के बुल्ढाना में ये योजना आने से यहाँ के लोग काफी खुश हैं। इस योजना से गांव के ग्राम पंचायत का नक्शा, सरकारी जमीन और सरकारी जमीन पर हो रहे अतिक्रमण का भी पता प्रशासन को चल जाएगा। लोगों का कहना है कि पारंपरिक तरीके से जमीन का नापजोख करने में काफी समय लगता था, लेकिन अब ड्रोन के आ जाने से इस काम में गति आएगी। राज्य के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रस्तावित परीक्षा स्थगित किए जाने से परीक्षा की तैयारी करने वाले युवाओं में नाराजगी है। बुल्ढाना जिले में उम्मीदवारों ने परीक्षा स्थगित किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की है। स्वास्थ्य विभाग की परीक्षा रद्द होने से उम्मीदवार काफी नाराज हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग की भर्ती परीक्षा प्रशासन की ओर से आखिरी समय में रद्द किए जाने से परीक्षा केंद्रों के लिए निकले विद्यार्थियों में भ्रम का माहौल बन गया। बुल्ढाना शहर के कुछ उम्मीदवार परीक्षा देने के लिए शुक्रवार को घर से निकले थे, लेकिन खामगांव के पास पहुंचते ही उन्हें खबर मिली कि लिखित परीक्षा रद्द हो चुकी है, जिसके बाद ये उम्मीदवार खामगांव में ही उतर गए। लेकिन वापस घर जाने के लिए कोई बस नहीं होने से विद्यार्थी बस की मांग करने लगे। बुल्ढाना जाने के लिए कोई बस नहीं मिलने पर उम्मीदवारों ने बुल्ढाना नागपुर की बस खामगांव में रोक रखी, जिसके बाद वहां पुलिस को बुलाना पड़ा। काफी मशक्कत करने के बाद देर रात खामगांव से एक बस उम्मीदवारों को लेकर बुल्ढाना के लिए रवाना हुई। परीक्षा रद्द करने का फैसला अंतिम समय में लिए जाने से उम्मीदवारों को काफी परेशानी हुई। अगर ये फैसला 2-3 दिन पहले ही ले लिया जाता तो हजारों उम्मीदवारों को परेशानी से बचाया जा सकता था। आमचा प्रकार असा घडला, येत्या 15 ते 20 मिनिटापूर्वी आम्हाला एक SMS आला। आम्ही सगळेजण त्या अमरावती या ठिकाणी आरोग्य डिपार्टमेंटचा पेपर देण्यासाठी निघालो होतो। बुलढाण्यावरून आम्ही ज्या वेळेला 15 ते 20 किलोमीटर प्रवास केला, त्यानंतर आम्हाला SMS येण्यासाठी सुरुवात झाली की तुमची परीक्षा ही कॅन्सल झाली। कॅन्सल झाल्यानंतर आम्ही खामगाव डेपोपर्यंत आलो। इथं आमची सगळ्या मुलांनी ज्यांनी कोणी 2-2, 3-3 दिवसापूर्वी रिझर्वेशन केलेले आहेत, बाहेर गावून आलेले आहेत, सगळ्यांनी या ठिकाणी येऊन आमची मागणी अशी आहे किंवा पेपर कॅन्सल झाला, आता या ठिकाणी आम्ही इथं थांबू शकत नाही। आमची मागणी एवढीच आहे की आम्हाला आमच्या बुलढाणा डेपोपर्यंत पोहोचवण्यात यावे। या सरकारचा सावळा गोंधळ आरोग्य विभागावरती स्पष्टपणे आज दिसून आलाय। उद्या होणारी आरोग्य परीक्षा आज 10 वाजता SMS कॅन्सल रद्द करण्यात आहे। यामुळे होणारे विद्यार्थ्यांचं नुकसान, पैसा, वेळ सर्व वाया गेलेलं आहे। या सरकारचं नियोजन स्पष्टपणे शून्य आहे। आम्ही सर्व विद्यार्थ्यांतर्फे या सरकारचा जाहीर निषेध करतोय। अकोला जिले में जिला परिषद और पंचायत समिति के उपचुनाव के मद्देनजर जिलाधिकारी कार्यालय में सरकारी कर्मचारियों के लिए विशेष प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इस प्रशिक्षण में सभी कर्मचारियों को EVM मशीन प्रशिक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य में 5 जिला परिषदों में उपचुनाव हो रहे हैं। इसी के तहत 5 अक्टूबर को उपचुनाव होगा। इसी के तहत जिले की हर तहसील में उपचुनाव के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अकोला तहसील में 5 समूहों और 3 समूहों के लिए जिलाधिकारी कार्यालय में प्रशिक्षण दिया गया था। इससे पहले सत्र में 250 और दूसरे सत्र में 250 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया। साथ ही EVM की ट्रेनिंग भी दी गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महाराष्ट्रामध्ये ज्या 5 जिल्हा परिषदांसाठी पोटनिवडणूक होत आहेत, त्यामध्ये अकोला जिल्हा एक आहे। आज अकोला तालुक्यातील 5 जिल्हा परिषद गट आणि 3 पंचायत समिती गणांसाठी जी 5 ऑक्टोबरला निवडणूक प्रक्रिया होणार आहे, त्याचे पहिले प्रशिक्षण सत्र आज जिल्हा नियोजन सभागृहामध्ये पार पाडण्यात आले। पहिल्या प्रशिक्षण सत्रामध्ये 250 लोकांनी आज प्रशिक्षण घेतलेले आहे आणि दुपारच्या दुसऱ्या सत्रामध्ये 250 उर्वरित लोकांना प्रशिक्षण आणि त्यासोबत EVM मशीनचे हँड्स ऑन ट्रेनिंग सुद्धा दिले जाणार आहे। अकोला शहर को पानी की आपूर्ति करने वाली काटेपूर्णा परियोजना में 97.14% पानी का भंडारण है। बांध भरने से शनिवार को परियोजना के 4 गेट 30 सेंटीमीटर तक खोले गए हैं। इस परियोजना का जलाशय स्तर 347.62 मीटर है,
जिसमें से उपयोगी जल संग्रह 83.882 MLD है। वर्तमान में इस परियोजना में 97.14% पानी भरा है। इस परियोजना के जल्द ही 100% पूर्ण होने की उम्मीद है, लिहाजा परियोजना से पानी छोड़ा जा रहा है। शनिवार को बांध के 4 दरवाजों को 3 सेंटीमीटर तक खोल दिया गया है। इस द्वार से 102.33 MLD प्रति सेकंड पानी छोड़ा गया है। राज्य मंत्रिमंडल ने आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी समुदाय का राजनीतिक आरक्षण बरकरार रखने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है, लेकिन राज्य सरकार के इस निर्णय पर कई सवाल भी उठने लगे हैं। बुल्ढाना में वरिष्ठ विचारक हरि नरके का कहना है कि अध्यादेश के माध्यम से ओबीसी के आरक्षण को बनाए रखने का ठोस तरीका नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये अध्यादेश अदालत में टिकेगा नहीं, जिससे इसका खामियाजा बेवजह समाज को उठाना पडेगा। जे ओबीसीची जी प्रक्रिया सुरू आहे आरक्षणाची आणि येत्या नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक आहे, याचा काही फायदा या निवडणुकामध्ये होणार का आणि आपली काय भूमिका राहील? खरं आहे, हा अध्यादेश एक तर खरं म्हणजे राज्य सरकारने खूप उशिरा काढला। हा अध्यादेश आधी काढला असता तर आत्ता ज्या 6 जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सुरू झालेल्या आहेत तिथेही त्याचा फायदा झाला असता, पण तो आता होऊ शकत नाही, कारण ती प्रक्रिया बरीच पुढे गेलेली आहे आणि निवडणूक आयोगाने कालच सांगितलं की आम्ही आता ती थांबवू शकत नाही। सुप्रीम कोर्टाने पण त्याच्याबद्दलचा आदेश याआधीच दिलेला आहे, त्यामुळे आता तिथला विषय संपला, तिथलं ओबीसी आरक्षण गेलेलंच आहे। पण ज्यांना मिनी विधानसभा म्हणतो अशा या मोठ्या महानगरपालिका आणि नंतर येणाऱ्या 24 जिल्हा परिषदांच्या ज्या निवडणुका आहेत त्यांना हा अध्यादेश लागू होऊ शकतो आणि तिथलं ओबीसीचं आरक्षण काही प्रमाणात कमी होईल, ते कारण अध्यादेशामध्ये 50% आत राहण्याची मर्यादा स्वीकारली, पण ते राहू शकेल। पण आणि हा पण फार महत्त्वाचा आहे, जर का त्याला कोणी सुप्रीम कोर्टामध्ये आव्हान दिलं नाही तर, कारण सुप्रीम कोर्टामध्ये जर कोणी गेलं आणि ते जातील असं दिसतंय लोक, कारण यांच्याकडेच माणसं आहेत आणि तीच माणसं या पद्धतीने सेव्ह मेरिट, सेव्ह नेशन असेल, युथ फॉर इक्वॅलिटी असेल, ही कुणाची माणसं आहेत, त्यांचा कसा नागपूरच्या रेशीमबागेशी संबंध आहे हे सगळं लोकांना माहिती आहे। तेव्हा तीच माणसं जाणार आणि ती आव्हान देणार आणि कदाचित सुप्रीम कोर्ट ट्रिपल टेस्टचं पालन झालं नाही, मागासलेपण आणि प्रतिनिधित्व सिद्ध झालं नाही, जे सरकारने म्हटलं की आम्ही करतोय लवकर पण अजून करू शकलेलो नाही, त्या मुद्द्यावर कदाचित हा अध्यादेश जर का त्याला स्टे दिला गेला तर मात्र तिथे सुद्धा याचा फायदा होईल की नाही याच्याबद्दलची शंका मला आहे। एकूण काय बरं का की ओबीसीचं जे काही संकट आहे ते काही कमी होताना किंवा त्याच्यातनं ओबीसीची सुटका होताना दिसत नाही। ज्येष्ठ विचारवंत हरि नरके ने कहा कि सभी ओबीसी को एक साथ आना चाहिए और कानून के ढांचे के भीतर लड़ना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना कुछ भी संभव नहीं है। की आरक्षण जागतिकीकरणामध्ये हळूहळू कमी होत आहे आणि मोदी सरकारने तर देशच विकायला काढलेला आहे, त्यामुळे फार लवकर सर्व प्रकारचं शासकीय आरक्षण जे आहे ते कमी होत जाणार, संपण्याच्या मार्गावर आहे। अशा वेळेला SC, ST, ओबीसी आणि या सगळ्या समाज घटकांनी ओबीसीचं त्यातला निर्माण करताय, कला हातामध्ये आहे, कौशल्य हातामध्ये आहे, त्या सगळ्यांनी एकत्र येऊन जर का आता या देशाच्या विकासाच्या कामामध्ये आपल्याला वाटा मिळाला पाहिजे असं वाटत असेल तर बजेटमध्ये, अर्थसंकल्पामध्ये आमचा वाटा आम्हाला मिळाला पाहिजे असं म्हटलं पाहिजे। SC, STचं बजेट सुद्धा गेली 7 वर्ष मोदींनी कमी करत नेलेलं आहे आणि मला खेद वाटतो की ओबीसीचे सोडा पण SC, STचे जे मंत्री आहेत किंवा जे प्रतिनिधी आहेत संसदेमध्ये, राज्यसभेमध्ये आणि लोकसभेमध्ये तेही याच्याबद्दल बोलत नाही आहेत। 2 लाख कोटी रुपये गेल्या 7 वर्षामध्ये मोदींनी चोरलेले आहेत SC, STचे आणि ओबीसीची सुद्धा ती द्यावा लागू नये तो वाटा, म्हणून ही जनगणना आम्ही करणार नाही किंवा ही लोकसंख्या आम्ही देणार नाही हे ते सांगतायत। अशाच्या प्रश्नावर आपण जागृत होऊन जर का आपण संघर्ष केला तर आपल्याला न्याय मिळू शकतो। माझी अशी विनंती राहिली या सगळ्या समाज घटकांना की एकत्र येऊन एकजुटीने आपण हा संघर्ष केला पाहिजे आणि तो मात्र करताना लोकशाहीच्या चौकटीमध्ये, भारतीय राज्यघटनेच्या चौकटीत केला पाहिजे, शांततामय मार्गाने केला पाहिजे, पण संघर्षाशिवाय काही मिळेल अशी परिस्थिती नाही। साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरह से ओबीसी को खत्म करने और उन्हें राजनीतिक गुलाम बनाए रखने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, लेकिन अब ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने की बात भी उन्होंने कही। ज्याला आपण नॉन इश्यू म्हणतो किंवा इश्यू असले तरी फक्त विशिष्ट लोकांनाच टार्गेट करणं। तुम्ही बघा किरीट सोमय्याजींनी ज्या पद्धतीने आरोप केलेले आहेत त्याच्यामध्ये तुमच्या असं लक्षात येईल की ओबीसीचे नेते म्हणून जी माणसं पुढे येऊ पाहत होती त्याच्यामध्ये मग मुलायम सिंग असतील, लालू प्रसाद असतील, त्याच्यामध्ये शरद यादव, छगन भुजबळ, गोपीनाथ मुंडे,
अगदी एकनाथ खडसे या सगळ्यांच्या मागे काही ना काही शुक्लकाष्ट लावून देण्यात आलं. मुंडे साहेबांचा मृत्यू झाला. आज मुलायम सिंग खूप आजारी आहेत, शरद यादव खूप आजारी आहेत, लालू प्रसाद तुरुंगातून नुकतेच सुटलेत, त्यांचीही तब्येत बरी नाही आहे. भुजबळ साहेबांच्या मागे सुद्धा काय पद्धतीने या यंत्रणांना लावून देण्यात आलं हेही आपल्याला माहिती आहे. एक प्रकारे ओबीसींना संपवण्याचं, ओबीसींचं राजकीय भवितव्य नष्ट करण्याचं आणि त्याला गुलाम ठेवण्याचं काम वेगवेगळ्या माध्यमातून केलं जाते. अनेक बुवा, बापू, महाराज, कीर्तनकार, प्रवचनकार हे अध्यात्माच्या संदर्भामध्ये बोलतात, पण ते ओबीसीला एक प्रकारे दैववादी, नशीबवादी बनवून ठेवतात आणि त्यामुळे त्याचं ज्याला आर्थिक प्रश्न म्हणतो आपण, शिक्षणाचे प्रश्न म्हणतो, रोजगाराचे प्रश्न म्हणतो, निवाऱ्याचे प्रश्न म्हणतो, त्या ऐहिक प्रश्नांकडनं दुर्लक्ष होतं. मला स्वतःला असं वाटतं की ओबीसीचा आत्तापर्यंत गुमराह करून, त्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन, त्याच्या विखुरलेपणाचा फायदा घेऊन अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टींचा वापर केला गेला. पण या पुढच्या काळामध्ये तो फार उपयुक्त होईल असं वाटत नाही. कारण ज्या प्रकारे त्यांचंही खोटेपण लोकांच्या पुढे येत आहे, त्यांना फक्त भ्रष्टाचार विशिष्ट पक्षातल्याच लोकांचा दिसतो. बरं, ते लोक तो पक्ष सोडून त्यांच्या पक्षात आले की त्यांच्या फाईल बंद होतात. हा काय चमत्कार आहे? म्हणजे त्यांनी ज्यांच्यावर आरोप केले होते त्यातल्या अगदी नारायण राणेंपासून अनेक लोकांना तर मंत्रिपदं दिली गेलेली आहेत, अनेक लोक पवित्र झालेले आहेत. त्यामुळे किरीट सोमय्यांकडे काहीतरी असं फार मंत्राने अभिमंत्रित केलेलं पाणी असलं पाहिजे की तो माणूस भाजपमध्ये आला की तो लगेच पवित्र होऊन जातो. म्हणजे दोनच पर्याय त्यांनी लोकांसमोर ठेवलेत, एक तर भाजपमध्ये या, नाही तर ईडी खाली आत जा. बुल्ढाना जिले के खामगांव तहसील के गारडगांव शिवारा में शनिवार को 32 वर्षीय व्यक्ति का शव मिला. पुलिस ने शव को हिरासत में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है. शनिवार की सुबह स्थानीय किसानों ने शव को देखा, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई. मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा किया. मृतक के शव के पास से शराब की एक छोटी बोतल, एक गुलाब का फूल बरामद किया गया. मृतक के आधार कार्ड से व्यक्ति का नाम संतोष टवरे के रूप में हुई है, जो संग्रामपुर तहसील के एकलारा भानोदा गांव का रहवासी है. पुलिस ने शव को अस्पताल भेजकर आगे की जांच शुरू कर दी है. शॉक लगने से युवक की मौत के मामले में अकोला की खदान पुलिस आयोग कार्रवाई नहीं करने का आरोप मृतक के परिजनों ने लगाया है. शनिवार को परिजनों ने खदान पुलिस थाने का घेराव कर पुलिस से जवाब मांगा है. कैलाश टेकड़ी में पाटिल के निवास पर 20 सितंबर की रात निसार शाह, इकराम शाह और उनका दोस्त काम कर रहे थे. उन्होंने एक इलेक्ट्रिशियन के रूप में भी पाटिल के घर पर काम किया. इस बीच करंट लगने से निसार शाह की मौत हो गई. इस मामले में खदान पुलिस ने मामले में शामिल लोगों को हिरासत में लिया है. हालांकि बाद में उन्हें रिहा कर दिया, जिसके बाद गुस्साए मृतक परिजनों ने खदान पुलिस का घेराव किया. इस मौके पर मृतक के पिता इकराम शाह, बड़े भाई इसराइल शाह, दामाद आसिफ शाह, रसूल शाह, मुस्तक शाह, इमरान शाह आदि मौजूद थे. उन्होंने खदान पुलिस निरीक्षक श्रीरंग सनस से चर्चा कर उचित कार्रवाई की मांग की है. मैं कार्रवाई करने के लिए आया हूँ. पुलिस कार्रवाई कुछ कर रही नहीं. 3-4 दिन से मैं सब लोगों को लेके आ रहा हूँ, पूरे परिवार के साथ में. कोई कुछ कार्रवाई कुछ करे नहीं सर. दूसरी बात ये है कि मैंने खुद इनको जो है अपने जो आरोपी है, मैंने खुद मेरे हाथ से उठा के उनको घर से लेके आया हूँ. फिर जमा करने के बाद में उसने दूसरे दिन शाम में रात को छोड़ दिए वापस. अभी इसकी कार्रवाई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं किए तो मैं कलेक्टर ऑफिस में पहुंचूंगा. सब पूरे इतने 60-70 लोगों को लेके जाके धरना आंदोलन करने के लिए. मुझे सिर्फ मेरे साले के लिए अन्याय चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए. मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के बाद देश भर में मुस्लिम संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं. अकोला में भी मुस्लिम बंधुओं ने धर्मगुरु मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी के निषेध में जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा. उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के आइडल माने जाने वाले मौलाना कलीम सिद्दीकी को वहां के पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके बाद अकोला में कुल जमाते तंजीम ने जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को माफी मांगने की मांग की गई. कुल जमाते तंजीम का कहना है कि मौलाना सिद्दीकी के खिलाफ किसी भी प्रकार के सबूत नहीं मिलने से अदालत ने पुलिस हिरासत के बजाय न्यायिक हिरासत में मौलाना को भेज दिया है. लेकिन यूपी की सरकार और केंद्र सरकार बदले की भावना से काम कर रही है. संगठन का कहना है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव है और महंगाई, किसान आंदोलन जैसे कई मुद्दों से नागरिकों का ध्यान हटाने के लिए ये कार्रवाई की गई है. आज कुल जमाती तंजीम अकोला की जानिब से अकोला ज़िला कलेक्टर को एक मेमोरेंडम दिया गया. इसकी वजह ये रही कि पिछले दिनों हम सब के अर्दिल अजीज़ मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब और उनके साथियों की गैर आइनी, गैर दस्तूरी गिरफ़्तारी हुई और रातों रात उनको बगैर किसी पेशगी इत्तला के गिरफ़्तार किया गया. और हमारा ये मानना है कि ये अवैध गिरफ़्तारी है.
और इसकी वजह से पूरे भारत के मुसलमानों और तमाम इंसान पसंद शहरियों के दिल दुखे हुए हैं। हम सब भारत के मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरी मौलाना कलीम सिद्दीकी और उनके साथियों के साथ हैं। हमारी ये डिमांड है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को और उनके साथियों को फ़ौरन रिलीज़ किया जाए, रिहा किया जाए और उनकी गिरफ्तारी पर योगी हुकूमत माफ़ी मांगे। बुल्ढाना जिले के खामगांव में एक नाबालिग के यौन शोषण का मामला सामने आया है। पीड़िता के गर्भवती होने के बाद इस मामले का खुलासा होने के बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। इस मामले में आरोपी भी नाबालिग है। खामगांव शहर के बालापुर के खदान परिसर में एक नाबालिग के साथ संबंध और दुराचार का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक पीड़िता खदान परिसर में रहती है, जिसका संबंध उसी परिसर में रहने वाले एक 16 वर्षीय युवक के साथ था। पीड़िता भी 15 साल की है। युवक से संबंध की वजह से उसने 6 महीने का गर्भ धारण कर लिया। जैसे ही पीड़िता के परिवार को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस को पूछताछ के दौरान पता चला कि पीड़िता की मां को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। साथ ही कई बार आरोपियों ने उनकी पिटाई भी की है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ अन्य 3 लोगों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज। नमस्कार।